सोलर एनर्जी को लेकर जो घोषणा की गई है, ये हमारी पुराना जो प्रयोग जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखा भी था कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ 365 दिन में से 305 दिन हम सूर्य से रोशनी बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सूर्य से रोशनी बनाने के इस काम के अंदर सोलर एनर्जी में अधिक से अधिक, क्योंकि गाँव के अंदर हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ये सस्ती भी पड़ेगी और गाँवों में लोगों को हम 24 घंटे बिजली दे पाएंगे, सस्ती बिजली, पूरे समय बिजली। इसलिए ये प्रयोग जो कल जो घोषणा की गई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान में जब हम 5 वर्ष बाद रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो हम ये कहने में रहेंगे कि कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ उजाला ना। देखिए, किसी भी स्टेट की प्रगति जो है वो बिजली पर निर्भर है, और बिजली में अगर हम आत्मनिर्भर हुए तो निश्चित रूप से निवेशक ज़्यादा संख्या में आएंगे तो ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, और ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम 15 लाख लोगों को रोज़गार देंगे तो हमारा साकार होगा। और जब हम बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर दूसरे स्टेट्स को हम बिजली बेच भी सकते हैं। जो अभी की सरकार ने जो सोलर एनर्जी जारी की है, ये पिछली हमारी जो सरकार थी उसकी जारी की हुई थी। ये नाम बदल के हमारी सरकारों को करीब योजनाओं के नाम बदल करके ये नए सिरे से चालू कर रहे हैं। और अच्छी बात, अगर कोई एनर्जी पावर का अपने यहाँ राजस्थान में लगता है तो अगर जनता को लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू आपने सुन लिया। आम आदमी हमारे साथ एक अविनाश शर्मा जी जुड़े हैं जयपुर से, बताएं क्या कहना है आपका। अविनाश जी, लगता है कॉलर से संपर्क हमारा टूट गया। तालमेल की बात थी, राजेश मंगल जी मैं आपके पास लौटता हूं। केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल अगर गड़बड़ हो, कहीं पर ऐसा डाउट हो तो निवेशक आपको नहीं लगता भाग जाएगा? निवेशक कहीं नहीं भागेगा और तालमेल का कोई अभाव आपने खुद ने जिक्र किया रिसर्जेंट राजस्थान 2007 में जो समिट हुई थी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, उसका हश्र आप खुद देखते हैं। 2007 में जो समिट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट आया, तो इन्वेस्टमेंट कोई एक दिन में नहीं आता। उसमें जो भी एग्रीमेंट साइन किए गए, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोज हुए, उसके बाद सरकार बदलने की वजह से पिछले 5 साल में उन पे कोई काम नहीं हुआ तो निवेशक चले गए। और पिछली सरकार का बिल्कुल भी इंटेंशन और मंशा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने की बिल्कुल भी नहीं रही, जैसा कि सबने देखा। जय सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि रिसर्जेंट राजस्थान अप्रवासी राजस्थानियों का कार्यक्रम था। सरकार कोई भी हो, उनके लिए राजस्थान अपनी जमीन थी, प्रोजेक्ट्स उनके अपने थे। आपको लगता है कि ऐसा तालमेल बिगड़ सकता है कहीं पर? 2 अलग अलग सरकारों में, एक राज्य में और केंद्र और राज्य की बात हो तो ऐसा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पॉलिसी क्लियर है तो कोई भी सरकार आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉलिसी ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम रही थी 2007 में। हाँ, तो वो हर्डल अभी हमारे यहाँ हम 30% इसमें अनुदान देंगे, 20% ये देंगे। आप इसको मैं कहूँ 3 कानून में करो, क्लियर करो ना, 100% छूट है। और अगर एक्सपेरिमेंट ये फेल भी हो जाता है तो भी हम इसको वापस नहीं मांगे। जैसे ही अगर आपने 2 साल में पावर प्रोजेक्ट लगाया, सपोज वो वाइबल नहीं हुआ, फेलियर हो गया, तो आप ये सब डिमांड निकाल देंगे, लाओ हमारे इतने करोड़ रुपए, हमारे इतने करोड़ रुपए। ये नहीं चलता इसमें। अब आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पूरी हमारी कंट्री का जो सिस्टम है, हम एक्सपीरियंस इकोनॉमी, एक्सपीरियंस पॉलिसी में काम कर रहे हैं। अब श्योर शॉट और सर्टेनिटी कहीं पे भी नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे कहाँ से आएगी? ऐसे में निवेशक तो ऐसे में यह है कि उसको चाहिए, यस सिक्योरिटी चाहिए। कल को आप 20 करोड़ की डिमांड निकाल दोगे, हमारे तो ये आपने नहीं किया इसलिए लाओ, तो वो बेवकूफ़ है कि यहाँ पे आके काम करने के लिए। तो लॉ की क्लैरिटी होना जरूरी है, चाहे सरकार। अभी 5 साल के लिए इसको कहा गया, इन जो छूट दी जा रही है 5 साल नहीं है। मैं जो प्रोजेक्ट लगाने वाला है उसको अगर ये कंसेशन आप देते हो, मैं कहूँगा इस कंसेशन को आप 3-2 को हटा दीजिए, बाकी में 100% कर दीजिए। कम से कम वो उस डिपार्टमेंट में जाके ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में तो नहीं पड़े। नहीं है तो वो ब्यूरोक्रेसी वाले 50% आपने कैसे लिया? देखिए, बात एक है नहीं, आपको मैं पुरानी बातें कोट करना चाहूंगा। लक्ष्मी मित्तल ने बड़ा अच्छा स्पीच दिया था रिसर्जेंट राजस्थान में, और उन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट, राजस्थान हमारी मातृभूमि है, ये एक इमोशनल इशू है, पर जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वायबिलिटी को देखना होता है। तो पहली बात अच्छे से समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट इमोशनल इशू नहीं है। हो सकता है कि बिरला राजस्थान के हो सकता है, गोयनका राजस्थान के हो सकता है, सिंघानिया राजस्थान के हो सकता है, लक्ष्मी मित्तल राजस्थान के बड़ी मात्रा में लोग राजस्थान के। मैं एलन में लक्ष्मी मित्तल ने उस दिन बहुत अच्छी बात बोली थी कि कहीं का होना
कहीं से भावनात्मक लगाव होना एक अलग चीज है, और इन्वेस्टमेंट के पीछे एक वायबिलिटी अलग बात है। रही बात ये कि देखिए वसुंधरा राजे जी का गए बार का जो इन्वेस्टमेंट और जो रिसर्जेंट राजस्थान का जो एक्सपीरियंस था, वो लोगों ने देख लिया अच्छी तरह कि वो कुछ भी नहीं बना, केवल एक जमीन का खेल बन गया। आप क्या सच्ची बात तो है कि सरकार खुद अगर एक लैंड माफिया की तरह ट्रीट करने लग जाए तो इन्वेस्टर्स का कहां आप में फेथ रहेगा। हमारी सरकार तो उस इमोशनल इश्यू को भी नहीं कैश कर पाई। किसी से धर्मशाला बनवा लेती, किसी से अस्पताल बनवा लेती, वो नहीं काम करवा पाए। इमोशनल इश्यूज में वो काम होता है। अब रही बात, जब वही काम नहीं हुए पीपीपी मॉडल पर क्या ये काम चल सकता है? रही बात देखिए, अब पावर सेक्टर की बात करें एक बार के लिए। पावर सेक्टर के दो महानुभाव मेरे पास साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, हमारी ज्योग्राफी इस ढंग की 300 दिन हमें स्कॉर्चिंग सन मिलता है, और बहुत स्पष्ट बात है अगर अमेरिका के पास अगर इतना ऐसा स्कॉर्चिंग सन 300 दिन होता तो उसकी सेनाएं खाड़ी देशों में पड़ी नहीं रहती, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं प्रश्न ये है कि क्या ज्योग्राफी से कुछ नहीं होता? आपका विंड भी बहुत अच्छी थी, आपने विंड मिल्स लगाई, उन विंड मिल्स के इन्वेस्टर्स का क्या शुरू हुआ इसी सरकार में? आज वो उनको बिजली बेचने के लिए किस ढंग से ब्यूरोक्रेसी के सामने दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। प्रश्न है, आप इस माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, आप कितनी योजनाएं लाइए, क्या ये एक बड़ी चुनौती होती है? बिल्कुल एक चुनौती होती है। कोई भी प्लांट लगा करके उसको मेंटेन सस्टेन करना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। जब प्लांट लगाया जाता है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर, लैंड से लेकर एग्जीक्यूशन से लेकर उसको आफ्टर मेंटेनेंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसको अंदर। जी राजेश चौर जी, आपको नहीं लगता कि चुनौतियां निवेशक के लिए एक बड़ा हर्डल साबित होती है, कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा होती है इसके कारण? बात बिल्कुल सही है कि इनकी अगर कोई प्रोजेक्ट लगा है और उसको लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो निवेश का जो रुझान है और उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसका जो आकर्षण है वो कम हो जाता है। मैं बात जारी रखना चाहूँगा, मिस्टर मंगल ने जो कहा था कि प्रदेश में और देश की दोनों की जो उद्योग नीति है उनमें एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने का रुतबा होना चाहिए। और उसी वजह से अगर राजस्थान अगर देखा जाए कि सोलर के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, आपको लगता है ये डाउट है आज निवेशक में, इन्वेस्टर राजस्थान आने से पहले इस बारे में हिचकता है? बिल्कुल हिचकता है। राजस्थान के अंदर अगर अब देखा जाए तो जितने भी सोलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अधिकतर जो प्रोजेक्ट हैं वो नेशनल सोलर मिशन के अंदर NVVN के साथ में या SECI के साथ में पावर परचेज एग्रीमेंट के साथ हुए हैं, जिसके अंदर की निवेशक जो इन्वेस्टमेंट लेके आता है या जो फाइनेंसिंग लेके आता है उसमें एश्योरेंस रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड जो है उनको रिटर्न मिलेगा, उनको जो उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से उनको पावर जनरेशन का पैसा मिलेगा। तो डेफिनेटली जो है एक एश्योरेंस तो निवेशक को चाहिए। और राजस्थान जो है वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब देश की जो बेसिक जो नेशनल सोलर मिशन की नीति है और जो बड़े प्रोजेक्ट अभी SECI, NVVN और NTPC लेके आने वाले लगभग 5 से 7 हज़ार मेगावाट के, उनके अंदर जो है उनको अट्रैक्ट कर पाए। चलिए ब्रेक का कॉल आ रहा है, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आखिरी दौर में बात करेंगे अगर इस नई निवेश नीति की बात की जाती है, निवेश को प्रोत्साहन को लेकर जो नीति राज्य सरकार ने बनाई है, सोलर पावर पॉलिसी की बात की जाती है, तो इसमें अगर कुछ हर्डल्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, वो क्या रास्ते हैं जिसके जरिए राजस्थान में निवेशक आ सकता है और सरकार को इस बात का ख्याल करना चाहिए। मेरी राय में निवेशकों के लिए निवेश पॉलिसी बिल्कुल सही है, इसी से राजस्थान का डेवलपमेंट होगा। और जब तक निवेश नहीं होगा राजस्थान के युवाओं को रोजगार और ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई सामने नहीं आएंगी। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा बाहर के निवेशकों का, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत सहूलियतें होंगी, और जो भी बाहर माइग्रेट होके जा रहे हैं यहाँ से वो लोग यहाँ रुकेंगे। और देश का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और एरिया वाइज भी, तो उस हिसाब से भी ज़्यादा। सरकार के मेक इन राजस्थान के सपने की बात हो रही है, इससे जुड़ा सवाल आज था, क्या निवेश की नई पॉलिसी राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब हो पाएगी? ये ज़रूरी है। 70% दर्शक मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, राय बदली है। 68% दर्शक मानते हैं कि निवेशक को रिझाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। आखिरी दौर में हम लोग हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं।
क्या अब मैं माथुर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ज़रूरत क्या है? अगर 25,000 मेगावाट की है या इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसके लिए सरकार को क्या करना है? ये सपना अगर मुश्किल है तो इसको मुश्किल को कैसे सुलझाया जा सकता है? देखिए साहब, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, राजस्थान के ऊपर एम्पल लैंड बैंक है, बहुत बड़ा लैंड बैंक है। गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लैंड बैंक को डेवलप करना चाहिए। डेवलप करके वहीं पे सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। वहाँ पर आप ग्रिड पावर स्टेशन बनाया जाए, वहाँ उनको पानी दिया जाए, वहाँ उनको और सुविधाएं दी जाए। उस लैंड डेवलप करने के बाद ना गवर्नमेंट खुद ही उस पावर को वहाँ से ट्रांसमिट करे। तो राजस्थान के अंदर बहुत और ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत आ जाएंगे, ऐसे डेवलपर्स बहुत आ जाएंगे। राजेश्वर जी, पानी की भी समस्या राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है। आपको नहीं लगता कि निवेशक के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती होती है और सरकार को पहले इसका रास्ता निकाल कर देना होगा? बिल्कुल सही कहा अश्विनी जी। किसी भी निवेशक के लिए बिजली, पानी और ज़मीन, ये खास करके मूलभूत आवश्यकताएं होती है। बिजली के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में एनर्जी के सेक्टर को डेवलप करने के लिए जिस तरह की सोलर नीति आई है, उसमें विशेष करके 2 चीज़ों का प्रावधान और होना चाहिए। एक तो राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो राजस्थान में अगर उसका प्रोक्योरर मिल जाए, उसको खरीदने वाला मिल जाए, तो ये बहुत ही सहज और सुलभ हो जाएगा और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आएगा। इसके लिए कई सारे प्रावधान किए जा सकते हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि राजस्थान के बाहर, जो कि वहाँ से यहाँ पे राजस्थान में इंसोलेशन ज़्यादा हाई है, सोलर की रेडिएशन अवेलेबल है, 325 दिन सोलर अवेलेबल रहता है, लैंड सस्ती है, इवैक्यूएशंस के लिए अभी तक जो है ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। इन चीज़ों को ध्यान में रखता अगर कोई बाहर का निवेशक राजस्थान में आना चाहता है तो उसको ट्रांसमिशन चार्जेस के अंदर जो है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ओपन एक्सेस को थोड़ा कन्वीनियंट बनाना चाहिए। डेफिनेटली राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है सोलर सेक्टर में। सुनील शर्मा जी, आप शुरुआत से मंशा का जिक्र करते आए हैं, सरकारों की मंशा ठीक नहीं होती, कैसे ठीक होगी मंशा? मंशा ठीक होने के लिए बहुत स्पष्ट रीजन है कि पावर शेड करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है कि क्या सरकार इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हाथ जोड़े बिना या उनकी कुछ सिस्टम में आए बिना, आप सिस्टम को अंडरलाइन समझ लीजिए, आप उस सिस्टम में आए बिना क्या काम करने के लिए वो तैयार हैं क्या? जब तक इस चीज को आप नहीं करेंगे, पिछला जो पूरा अनुभव इन्वेस्टर्स का राजस्थान का और विशेषकर इस सरकार का, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस सरकार का जो पिछले सालों में इन्वेस्टर्स को जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को देखते हुए हर इन्वेस्टर को पता है इस सरकार का हिडन एजेंडा है। जब तक उस हिडन एजेंडा को क्रॉस नहीं करेंगे, राजस्थान में किसी ढंग का इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। सरकार को अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी और ये बात कहना पड़ेगा कि हम बिल्कुल साफ और क्लियर इंटेंशन से काम करना चाहते हैं। आप आइए और हम आपकी वायबिलिटी को इंश्योर करेंगे। जब तक उस वायबिलिटी को इंश्योर करने की बात आप नहीं करेंगे, अच्छी तरह आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट। राजेश मंगल जी, निवेश प्रोत्साहन नीति की बात अगर की जा रही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, टेक्सटाइल को लेकर काफी रियायतें हैं, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री भी राजस्थान की बैकबोन है। 5,000 करोड़ का निवेश राजस्थान के द्वार पर आकर अटका हुआ है। आपको नहीं लगता कि इस पूरी पॉलिसी में इस सीमेंट इंडस्ट्री को दरकिनार कर दिया गया? वो निवेशक चला जाएगा, वो बिजनेस आपके पास है। सबसे पहले मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बता दूं, पिछले भीलवाड़ा और राजस्थान में कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल सेक्टर में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा था। पिछले कुछ सालों में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी तो बंद हो गई या वो गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई जी। उसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक प्रोत्साहन स्पेसिफिकली दिया गया है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एक और चीज़ है कि मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिससे कि रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी और राजस्थान का अपना जो पैसा है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर या अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, वो राजस्थान में रिटेन रह जाए, इसका प्रयास किया गया है। किसी भी चीज़ की प्रोत्साहन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेज देने की जरूरत कब होती है कि उस पर्टिकुलर चीज जो कस्टमाइज पैकेज की बात की जा रही है, सीमेंट इंडस्ट्री पर कुछ भी ऐसा लागू नहीं हुआ। कस्टमाइज पैकेज की मैं बात कर रहा हूं, तो कस्टमाइज पैकेज या ऑफर्स किसी को दिए जाते हैं टू अट्रैक्ट दैम। सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान में काफी मात्रा में है और काफी ऑलरेडी लगने के है, क्योंकि सीमेंट के लिए राजस्थान इज द मोस्ट परफेक्ट स्टेट फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ लगे हुए हैं। तो वो प्रोत्साहन आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात है, लाफार्ज जैसे कंपनियां हैं। आप इस बात को मत समझिए कि डीमोटिवेशन नहीं किया गया है, उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं दिया गया है, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं उनको। इंडस्ट्री लगेंगी, सीमेंट इंडस्ट्री लगेंगी, लेकिन इस पैकेज में शामिल नहीं किया गया। इस बात को ये नहीं कि हम उनको भगा रहे हैं जी। दूसरी बात, कई नई एरियाज, न्यू एरियाज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को एज ए होल अगर अपन देखेंगे तो सर्विस सेक्टर इसमें इंक्लूड किया गया है, टूरिज्म सेक्टर पहली बार इंक्लूड किया गया है, सेरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इनको बिल्कुल इसका जिक्र हमने किया। राजेश्वर जी, आप कुछ कह रहे थे? फैसिलिटीज जो देने, एक मिनट लेट मी कंप्लीट।
इसमें जो फैसिलिटीज़ देने की बात है, ये गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन जाहिर किया है। गवर्नमेंट उनको इनवाइट करना चाहती है कि हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, उसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की जो चीज़ें हैं उसके रास्ते सरकार आसान राजेश्वर करती जी जा रही 20 सेकंड आप बताएं, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए मैं जैसे खास करके कहना चाहूँगा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहां आपने बात करी है वहां पर अभी जो सरकार ने नीति के अंदर कहा है कि कैप्टिव यूज के साथ में भी आप आरईसी को यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसके अंदर सीमेंट इंडस्ट्रीज अपना खुद का सोलर पावर प्लांट लगा सकती है और उस कैप्टिव यूज से जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी उसके अगेंस्ट में रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने का जो गवर्नमेंट का 1.5% का जो रेगुलेशन है उसको आराम से कर पाएगी और पावर भी यूज कर पाएगी। जयसिंह कोठारी जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा कि पूरे अगर नीति की समीक्षा करने के बाद सरकार के लिए कोई सुझाव है जो बेहतरी का रास्ता हो सकता है? अभी इस जो भी पॉलिसी में एक चीज़ का सरकार ने ध्यान नहीं रखा, जो मेरा मानना है कि ऐसी पॉलिसी जैसे सरकार राजस्थान सरकार ने बनाई है, मेरे ख्याल से आने वाले 1 साल में इंडिया के आधे राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएंगे और हर आदमी, हर स्टेट अपने अपने यहाँ पे निवेश को आकर्षित करने की कोशिश करेगा। उस डिजाइन में हम कहाँ खड़े होते हैं और क्या हमारी प्रायोरिटी बनती है, क्या वो इस पॉलिसी में मापदंड में नहीं है। जैसे एमपी कर रहा है, अभी पंजाब ने किया है, यूपी भी कर रहा है, और वो तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है, मेक इन इंडिया की नीति है, तो हर स्टेट को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता किसी के पास में नहीं है। उस डिजाइन में, उस कंपटीशन में हम कहाँ टिकते हैं? अब हमको राज्यों से कंपटीशन करने का समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसमें राजस्थान अव्वल नंबर में जिन 100 अरब डॉलर का जिक्र नरेंद्र मोदी करते हैं उसमें से कितना हिस्सा राजस्थान ले कितना हिस्सा राजस्थान ले सकता है, और उसमें हम कहाँ कंपटीशन में फिट होते हैं, वो इस पॉलिसी डायरेक्शन में कहीं पे भी नजर क्या ये हडल्स, पानी और बिजली के हडल्स दूर कर पाएंगे? ना, पानी वो तो हो जाएगी। आप अगर आप पॉलिसी बनाते हैं, क्लियर पॉलिसी बनाते हैं, तो दुनिया में सब हर्डलें दूर हुई आप। लेकिन जब तक आपका माइंडसेट, जब तक आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं है, जब तक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल साथ में है, तब तक काम नहीं हो सकता। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इस चर्चा को बेहतरीन मोड़ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बिग फाइट लाइव में आज इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार। चलते चलते एक गीत आपके लिए। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार मन दा